नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध शुरू किया और युद्ध करने के बाद हमारा फ़ायदा भी कर दिया। ठीक है, हमारे हिंदुओं की जान गई। 27-28 हमारे हिंदू भाई बहन भाई वो मारे गए धर्म पूछकर। अब धर्म पूछकर इनके ऊपर भी काज गिर रही है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन भारत ऑल्सो। 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशियों को भारत छोड़कर भागने के लिए हमने बोल दिया है। रोहिंग्यास को हमने पकड़कर समंदर में फेंक दिया। ये कंफर्म न्यूज़ है कि हमने उन्हें समंदर में फेंका और उनको बोल दिया वो तुम्हारा कंट्री रहा, स्विम करके चले जाओ। लेकिन हिंदू थे हमारी गवर्नमेंट, तो हमने लाइफ जैकेट जो है वो डालकर भेजी है कहीं मर ना जाए। हाँ, रास्ते में हमने कोई शार्क वगैरह अगर हो तो हमारे ऊपर नहीं है, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। देखिए, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो हमने बोला अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो शार्क आएगी, इनको खा जाएगी, अब अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो हमने इनकी जो मन्नत थी कि अल्लाह की मर्ज़ी हमने वो भी पूरी कर दी। और आपकी जो मर्ज़ी थी कि इनको पकड़कर समंदर में क्यों नहीं फेंक देते, हमने वो भी पूरी कर दी। अब कई लोगों ने बोला ये तो जो न्यूज़ है ना, ये फेक न्यूज़ है। अब मैं आपके लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुका है और बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हैं वो इसकी डिफेंड करने के लिए आ गए कि हमने जो किया ये गलत किया। ये इलीगल जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं इनके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बोल दिया कि ये धर्मशाला नहीं है, जो इलीगल है इन्हें जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो मुद्दा है 2 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर फेंकना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनको अगर बोलेंगे छोड़ने के लिए ये जाएंगे नहीं, क्योंकि नर्क से आकर इस कंट्री को नर्क बनाने के लिए ये आए थे। ये ऐसे इतनी जल्दी से नहीं जाएंगे। अब ये सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे श्री 1008 संजीव मिड्डा जी के साथ। मैं श्री 1008 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं इनके साथ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं। बहुत बार इन्होंने बोला था, हमें लास्ट ईयर बोल दिया था 29 मार्च इसके बाद पाकिस्तान कोई गंदी हरकत करेगा और हमें हो सकता है युद्ध में जाना पड़े। युद्ध में गए भी, और इन्होंने बोला कि ऐसी हरकत पाकिस्तान के साथ की जाएगी कि पुश्तों तक याद रखेगा। उनकी जो अगली नस्लें हैं वो टेढ़ी निकलेंगी या निकलेंगी ही नहीं, वो आपने देख लिया। अब आज बात करते हैं कि ये 2 करोड़ बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमने बोल दिया देश छोड़ो, 30 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें अपना जो सिटीजनशिप है वो वेरीफाई करानी पड़ेगी, नहीं तो बाहर धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ये होगा नहीं होगा? क्या यहाँ पर भी सीज फायर की तरह यहाँ पर भी युद्ध को रोक दिया जाएगा इलीगल्स के खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा? क्या लिब्रांडू गैंग, ह्यूमन राइट्स जो सारे चैंपियन बनते हैं वो बीच में आएंगे? ये सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे बिकॉज इट इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम। सर, आपने बोलना अभी, जैसे पहले भी कई बार बोला है कि यार तुमने ओपनिंग कमेंट में सब कुछ बोल दिया, मुझे लगता है शो खत्म कर दे तो बेटर है, बट ऐसा नहीं है। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा डीप है। जैसे हमने देखा ये वाली चीज़ कि 30 दिन की महाराष्ट्र ने एक लिमिट बांधी है कि आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने पड़ेंगे, वरना, और होम मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया है जो म्यांमार से और बांग्लादेश से लोग आए हैं वरना इन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। यू थिंक इट इज़ दैट ईजी? द काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दे हैव फ्रॉम अवर होल सिस्टम, क्या इन्हें बाहर निकालना इतना ईजी है? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है सुमीत जी, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेड इंटरेस्ट वाली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में कंट्री के अंदर, जो कि इनको संरक्षण प्रदान करती है। अब सबसे बेसिक सवाल यही होता है कि अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो इनको आधार कार्ड कहाँ से मिल जाता है? वो भी तो इकोसिस्टम है, इस देश के अंदर ही है ना। वो इकोसिस्टम अगर फ्लरिश कर रहा है, वो भी तो उनको भी तो संरक्षण ये पॉलिटिकल पार्टीज ही देती है ना। तो ऐसा नहीं कि भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं, इनको पूरी तरीके से जानकारी है। मगर हाँ, अब जो पहलगाम में जो हुआ उससे इनको, जो भारत सरकार को एक चीज समझ आ गई कि सबका साथ सबका विकास करने वाला मुद्दा खत्म करो। और बेसिकली भारत के इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में तो अब देख ही लिया कि इन्होंने पाकिस्तान की क्या हालत करी है। मगर उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। ये जो 2 करोड़ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, हो सकता है इससे कई गुना ज्यादा निकले। ये तो एक एस्टिमेट से लगाया जा रहा है, ये जो भारत सरकार ने लगाया कि इतने लोग होंगे हमारे देश के अंदर, और इससे कई गुना ज्यादा भी निकल सकते हैं। सेम चीज पाकिस्तानी की इलीगल इमिग्रेंट्स भी जो इस देश में बैठे हुए हैं, अभी तो उन्होंने बॉर्डर ही बंद कर दिया, अपने लोग ही वापस नहीं ले रहे हैं।
तो ये चीज कल को बांग्लादेश की बॉर्डर बंद कर सकते हैं, हम नहीं लेते तो कहाँ इनको कहाँ रखेंगे हम। तो अब इसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हैं उनको कहा है कि हमें आप क्लियरली बताइए कि आपके पास कितनी जगह है कैंप्स लगाने की। दैट मीन्स जितने भी लोग आइडेंटिफाई करे जाएंगे अगले 30 दिन के अंदर, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ये इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंचा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या भी हो या पाकिस्तानी भी हो, सब पे एक साथ ही गाज गिराई गई है, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनके पेपर्स वेरीफाई कीजिए। अगर किसी बांग्लादेशी का यहाँ पे आधार कार्ड बना हुआ है तो उसमें उसको एक लोकल एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। लोकल एड्रेस के साथ में उसको अपने माता या पिता या हस्बैंड का नाम प्रोवाइड, स्पाउस का नाम प्रोवाइड करना पड़ता है। क्या वो लोग जो स्पाउस है या माता पिता का नाम है जो क्या वो हिंदुस्तान में वो भी लोग हिंदुस्तान में बेस्ड हैं? अगर वो लोग हिंदुस्तान में बेस्ड नहीं है, वो बांग्लादेश में बेस्ड है, तो ये बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए कब? अगर वो बोले जी हम 10 साल पहले आए हैं तो आधार कार्ड अभी का बना हुआ है तो माना नहीं जाएगा। 10 साल पहले के आधार कार्ड क्यों नहीं बना? आधार कार्ड तो बहुत पहले से बनने शुरू हो गए थे। तो ये चीज ना मतलब वो चीजें पकड़ी जाएंगी, वो चीज छुपा नहीं सकता कि अगर इसका प्रॉपर लिंक स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको छुपा नहीं पाएंगे कि वो एक्चुअल में बांग्लादेशी है, इलीगली तरीके से भारत में रह रहे हैं और उनको इलीगल तरीके से ही इन्होंने ये आधार कार्ड वगैरह बनाया है यहाँ के दलालों के जरिए में, जिनको पूरी उन स्टेट गवर्नमेंट की संरक्षण है कि ऐसा करके यहाँ के इन लोगों को यहाँ पे बसाया जाए और डेमोग्राफी चेंज करी जाए, भारत की डेमोग्राफी चेंज करी जाए। स्पेशली कुछ बॉर्डर स्टेट्स है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, यहाँ तक कि पंजाब में भी बहुत हद तक इस पे काम हो चुका है। जम्मू कश्मीर तो से किसी से छुपा ही नहीं हुआ कि वहां पे भी बहुत हाई लेवल पे काम हो चुका है ऑलरेडी। हिमाचल में भी आपका देखा, आपका खुद का एक जमीन थी, वहां पे भी बस आपने देखा था बसे हुए थे लोग। तो ये बड़े और इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे बहुत हैवी तरीके से इन लोगों को बसाया गया है। तो ये लगभग इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे फैले हुए हैं। आप कुछ कह रहे थे सुमित जी? मैं कह रहा था कि जैसे आपने बोला कि ये हर एक जगह पर जो इलीगली आते हैं, फिर यहाँ पर इलीगल ये अपनी कंस्ट्रक्शंस करते हैं। अभी मैंने देखा कि हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर इनके ऊपर काज घेरी जा रही है। इनके इलीगल जो स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। मेरी खुद की हिमाचल में जगह थी, उसके ऊपर इन्होंने इलीगली कंस्ट्रक्शन कर लिया था, मैंने तोड़वा दिया। अब मेरे पास एक पाली में जगह है, आपको मालूम है मेरे पास 100 से ज़्यादा एकड़ की जगह है। वहाँ पर भी इन्होंने मेरे पास 110-12 एकड़ की जगह है, उसमें से 3-4 एकड़ पे इन्होंने यही इलीगल जो है इन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं फ़ाइट नहीं करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं वहाँ पे गया उस दिन मैं 1 घंटे में इनको धक्के मार के वहाँ से निकाल भी दूंगा, जैसे हिमाचल में निकलवाया था। बट मुद्दा एक और है कि आपने बोला कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर देना है, जैसे पाकिस्तान ने बंद कर दिया, और उन्होंने लिटरली बोला हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। यानी कि अपने लोगों को ये गंद बोलते हैं कि कूड़े के ढेर में से पैदा हुए ये कूड़ा हमने भारत में भेजा, हमें ही वापस नहीं चाहिए। ये तो वैसे ही हो गया जैसे चाइना ने बोला था 3 साल उन्होंने अपनी कंट्री को सील कर दिया था कि कोरोना हमने भेजा, हमें अपना कोरोना वापस नहीं चाहिए। उन्होंने किसी को भी चाइना में आने नहीं दिया। यानी कि ये लोग, ये वायरस है, ये बांग्लादेश को भी मालूम है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बीच में हमें मौका मिल गया ये सारे काम करने के लिए? अब सोच के देखिए, ये जो सारे काम हो रहे हैं, इलीगल्स को पकड़ा जा रहा है, देश में से बाहर फेंका जा रहा है, उनके इलीगल जो स्ट्रक्चर्स है उन्हें तोड़ा जा रहा है, कहीं उफ नहीं है, ना मीडिया में, ना ह्यूमन राइट्स की तरफ से, ना अपोजिशन की तरफ से, चुप्पी है। क्या इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को पकड़ा कि भाई इसकी आड़ में जो करना कर लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आगे पीछे करेंगे तो ये सारे जो इकोसिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा? परफेक्ट टाइमिंग। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इस चीज को ऑपरेशन सिंदूर के समय ही इन सब चीजों को भी सामने लेके आई कि ये जो दुश्मन हमारे देश के अंदर है उसको हमें निपटना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए सुमित जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का ये हिस्सा ही मान लीजिए, मतलब इन गवर्नमेंट ने इसको ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ के एक ट्रम्प कार्ड खेला, एक ऐसा चाल खेली जिसपे हमारी पूरी ऑपोजिशन ध्वस्त होकर रहेगी। वो एक लफ्ज अपने मुंह से बोल नहीं पाई, मतलब वो इस चीज से पीछे, इस चीज को मतलब प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई इन लोगों को कि हाँ ये लोगों को संरक्षण हमने दे रखा है, ऐसी चीज मुंह से निकाल नहीं पाई। अगर निकालती, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट करना, उन लोगों को भी अरेस्ट करके अंदर जेल में डाल सकती गवर्नमेंट आज की डेट में। इतने सारे यूट्यूब अकाउंट्स बंद करें, इतने सारे जासूस पकड़े आज की डेट में,
पंजाब हरियाणा की तरफ से, अब आने वाले दिनों में बंगाल से भी निकल के आएंगे, उड़ीसा से भी निकल के आएंगे, आपके इधर से केरला से भी निकल के आएंगे। तो ये मुहिम तो इन्होंने शुरू कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने, और बहुत ऐसा रुख अपनाया कि भैया की जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। साथ ही में इन्होंने ऑपोजिशन के कुछ ऐसे मेंबर्स को अपने साथ में करा, जिनको इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भेज रहे हैं भारत के बारे में बताने के लिए, कि उजागर करने के लिए कि भाई हम लोगों ने ये ऑपरेशन कैसे कामयाब करा। तो वो होने से भी फर्क ये पड़ा कि ऑपोजिशन में बहुत सारे लोग जो थे, जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस टाइप की चीजों को सामने लेके आते थे, वो भी ध्वस्त कर दिया इन्होंने। तो ऑपोजिशन एक प्रकार से ना के बराबर रह गई। अब तो ये कि कांग्रेस की तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए या राहुल गांधी हो गए, वो बीच बीच में दो चार सवाल पूछ लेते हैं, उनको भी तवज्जो नहीं देते। एक आधा मैंने जितने चैनल पहले कांग्रेस के बारे में बीन बजाते थे, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, वो भी सब शांत हो गए हैं। जितने भी लिबरानो चैनल्स थे सब शांत हो गए, सब देशभक्ति की बात कर रहे हैं आज की डेट में, कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने कैसा काम करा, ऐसा काम करा, वैसा काम करा। उनको पता चल गया कि अगर ज्यादा हमने चूचा करी तो ये गवर्नमेंट अभी थोड़े डिफरेंट मूड में है, ये हमें उठा के बंद भी कर सकती है, हमें गिरफ्तार भी कर सकती है। सुमित जी, एक चीज और है कि देखिए ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो किसी भी देश में भारत में आ रहे हैं, इससे हमें फर्क क्या पड़ता है? भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है वहां पे, 2 4 5 करोड़, वो लोग भी जी लेंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब भी आपके कंट्री में बाहर से इलीगल लोग आते हैं, वो जब भी आधार कार्ड इलीगल तरीके से बनाने में कामयाब होते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उस पर इफेक्ट डालते हैं, हमारी हाउसिंग सर्विस पे, हमारे हेल्थ केयर सर्विस पे, हमारी सब्सिडीज पे, जो कि निचले तबके तक हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, फ्री राशन हो गया, वो फ्री बिजली होगी, हर चीज पे वो फायदा लेते हैं, जबकि वो इस देश के नागरिक भी नहीं है। उसके बावजूद भी इलीगल तरीके से रह के वो सब चीजों का बेनिफिट लेते हैं। उसके बदले में वो देते क्या है? उसके बदले में वो उन पार्टियों को वोट देते हैं जो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आधार कार्ड ही बेस है वोट डालने का। तो आधार कार्ड अगर बनवा दिए तो गवर्नमेंट के सारी बेनिफिट्स भी उठा लिए और उन पार्टी को वोट भी दे दिए जिन्होंने उनको यहाँ पे बसाने में मदद करी है। अब जैसे जैसे इसका खुलासा होगा, इनके पेपर्स चेक करे जाएंगे, तो वो उस स्टेट की गवर्नमेंट पे भी काज गिरेगी आने वाले टाइम पे, जिन्होंने सबसे ज्यादा इनको यहाँ पे संरक्षण देने की कोशिश करी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ समीर जी, गवर्नमेंट ये पेपर वर्क क्यों करवा रही है, 30 दिन में पेपर वर्क क्यों कंप्लीट करवा रही है? इसके पीछे बहुत बड़ा एक इस टाइप का विषय है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट को कहा जाता है कि कोई भी इंसान को कोई भी गलत काम करता है, योगी गवर्नमेंट बड़ी सख्ती से पेश आती है, उसका घर वर गिरवा देती है, उसके बैंक अकाउंट सीज करवा देती है, और भी बहुत सारे बड़े एक्शन देते हैं। उसमें जितनी भी उसकी गवर्नमेंट की फ्री सर्विसेज फैसिलिटीज का बेनिफिट उठाता है, सब बंद करवा देती है। मगर ऐसा करने में योगी गवर्नमेंट कामयाब कैसे होती है? देखिए, उसने पहले से ही सर्वे करवा के रखा है, और टाइम टू टाइम और सर्वेस होते रहते हैं कि कितने घर ऐसे हैं इस क्षेत्र के अंदर जिनमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखी है। उनको वो एक एक करके सबको पहले से ही नोटिस भेज देती है। गवर्नमेंट का रूल है कि बिना नोटिस भेजे आप किसी का भी घर नहीं गिरा सकते। ये क्या करते हैं, पहले से ही 2 4 नोटिस भेज कर रखा होता है, उसके बावजूद भी वो सामने वाला कोई एक्शन लेता नहीं है। और जब वो कोई गलत काम करता है तो इनको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ये उन कागजात को दिखा देते हैं, देखो जी हमने तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करा है, अब इसके बाद बावजूद एक्शन लिया, इसलिए हमने जाके इसका घर गिरा दिया। कि वो ये थोड़ी बताते हैं कि उस बंदे ने वो बदमाशी करी, इस वजह से घर गिरा दिया। उन्होंने कहा जी इलीगल था इसलिए गिरा दिया हमने, इसको पहले से हमने नोटिस दे रखे हैं। सेम चीज इस केस में भी होगी कि पहले भारत की गवर्नमेंट जो है वो सारे कागजात पूरे इकट्ठे करना चाहती है। कल को जब इन पे एक्शन लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको मना नहीं कर पाएगी, आपने जो एक्शन लिया सही लिया, वो गलत नहीं लिया, सही एक्शन लिया। जितने भी केसेस कोर्ट में आएंगे ये उल्टा गाज उन पे गिरेगी कि ये गवर्नमेंट ने ये प्रूफ दिया है, ये इस वजह से इलीगल माने जा रहे हैं। आप बताइए इसको इलीगल को लीगल आप कैसे मान के चल रहे हैं? तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज और भी आप जो बात कर रहे हैं, आपसे जो बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लीगल जो सेक्टर है उसको भी कवर कर रहे हैं। और जो लोग बोलते थे कि ये जी 2.5 फ्रंट का वॉर होगा हमारे साथ, हमारा तो ये यहाँ पर जीना हराम हो जाएगा, ये हमारा जब युद्ध होगा कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ, ये आधा फ्रंट बाहर निकलेगा, उसका भी हमने कंट्रोल कर लिया थ्रू लीगल वेज। यानी कि जो बोलते थे कि मोदी जी ठंडी करके खाते हैं, लीगली काम करते हैं,
तो आपके हिसाब से जो काम हो रहा है वो लीगली हो रहा है, बेशक वो इलीगल जो ये लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं ये भी लीगली ही तोड़े जा रहे हैं, ये इलीगली नहीं तोड़े जा रहे। लेकिन सर आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया बीच में, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ठेकेदार हैं ये सारे ह्यूमन राइट्स वाले हैं। देख लीजिए ये जितने लानती लोग हैं, लानती बोल रहा हूँ सारे लिब्रांडो, इन्होंने अब रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस रख ली है दिल्ली के अंदर कि नीचे पानी दिखा रहे हैं, वहाँ पे पानी में क्योंकि हमने रोहिंग्यास को समुद्र में फेंक दिया कि ये तो गलत काम किया, रोहिंग्यास को बाहर निकालना नहीं चाहिए, वहाँ पे तो वो मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, 56 कंट्रीज़ हैं इनकी मुसलमानों की, सब जगह पे ये मारे जा रहे हैं। तो क्या सबको हम भारत में आने दे दें? तो अगर भारत में ही आना है तो भाई जो हमने ज़मीन हमसे ये बोलकर ली थी कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा नहीं रह सकता, वो भी वापस कर दो। सुमित जी देखिए, ह्यूमन राइट्स का इशू तो ये उठाएंगे, मगर ह्यूमन राइट्स का इशू तो हमारे साथ हो रहा है ना। हमारा और आपका जो हक है इस देश के अंदर, वो उस जो रिसोर्सेज हमारे पास आने थे वो ये लोग छीन के खा रहे हैं ना। तो ह्यूमन राइट का इशू तो हमारे साथ हो गया। मतलब ये तो उल्टा केस चलना चाहिए कि इनकी वजह से हमारे साथ ह्यूमन राइट इशू हो गया, ना कि इनके साथ ह्यूमन राइट इशू हो रहा है। ये तो गलत बात होगी ना। बिल्कुल एक चीज पे आपका ध्यान में और लेके आना चाहता हूँ, और मैं ये मानता हूं कि शायद वो भी मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक ही रहा होगा। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे वो मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं नजर नहीं आता। देखिए, जब अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत भेजा जा रहा था, वो पंजाब में अमृतसर में जो उनके जहाज उतर रहा था मिलिट्री का, अमेरिकन मिलिट्री का, तो उसमें से जितने भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स उतर रहे थे वो सबके उनको हैंडकफ कर रखा था, बेड़ियां डाल रखी थी पैरों में और हाथों में। मगर इंडिया ने कहा कि नहीं, कि भी ठीक है, इस तरीके से हम इसको अपोज नहीं कर सकते कि जो इलीगल गया तो उसके साथ उस कंट्री का जो लॉ एंड रेगुलेशन है वो उसके साथ उसी तरीके से पेश आएगा। इंडिया ने 2-3 जहाज उतरने दिए, चू तक नहीं करी, एक आवाज तक नहीं उठाई। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपने जो करा ठीक करा। क्या आज अमेरिका इंडिया पे सवाल उठा सकता है जब इंडिया इन लोगों को अपनी यहाँ से डिपोर्ट करेगा? नहीं उठा सकता। कि तुम्हारा अगर वो करना सही था तो हमारे करना गलत कैसे हो सकता है? तो अमेरिका अगर वेस्टर्न लॉबी अगर इस पर आवाज उठाएगी भी, उन पर सवाल इंशाल्लाह उठेगा कि भाई आपने अमेरिका पे क्यों मचाया, उनकी उस पॉलिसी पे क्यों नहीं शो मचाया, हमारी इस पॉलिसी पे क्यों शो मचा रहे हो? तो मेरे ख्याल से अंदर ही अंदर वो लोग भी समझ गए हैं कि भारत ने जो रुख इस अपनाया है, मोदी जी कहते हैं ना चाय ठंडी करके पीने पसंद करते हैं, उन्होंने सब चीजों को चारों से आंकलन कर लिया है, अपनी उन्होंने रणनीति तैयार कर ली है। अब ये काम होके ही रहेगा। मगर हाँ, इसमें हमें जो सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो केरला में और वेस्ट बंगाल में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ना ये लोग ना बहुत सारी आर्जनी, रॉयटिंग, मारकाट, इस टाइप की हरकतें वहां से होगी, और वो भी ये रोहिला और बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये लोग करेंगे, और उनको भड़काया जाएगा वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वहाँ के बाहुबली जो लोग हैं उनके द्वारा। बट मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, और जैसे ही ऐसा कुछ होता नजर आएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट्स को डिस्कस भी करने में ये पीछे नहीं हटेंगी, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रखने लागू करने में पीछे नहीं हटेंगी, और इंडियन आर्मी को वहाँ पे सड़कों पे बुलाने से भी कतराएगी नहीं, क्योंकि बिना इंडियन आर्मी के बुलाए ये सफाई अभियान पूरा हो नहीं पाएगा। सर आपके हिसाब से ये देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भारतीय गवर्नमेंट कर रही है, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि जो आधा फ्रंट ये गंद का ढेर जो इन्होंने क्रिएट कर दिया था, 10 करोड़ से ज़्यादा अनुमान है ये लोग यहाँ पर हैं, इनके अब ये सारे जो घर हैं सारे इलीगल है, एक भी पैसे से खरीदा हुआ नहीं है। ये भी गनीमत की बात है कि इतने सालों से यहाँ पे काम चल रहा है, कांग्रेस ने कभी काम किया नहीं। हम बोल रहे थे मोदी जी आपको 11 साल हो गए हैं, वी वॉन्टेड दिस इलीगल्स टू बी आउट। मोदी जी बोल रहे थे मैं मौके की वेट कर रहा हूँ, मौका मिला तो काम भी शुरू हो गया। आपके हिसाब से जो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, आपको लगता है कि कोई ऐसा टाइम फ्रेम है जिसके बीच में ये सारा एक्शन हो सकता है जहां पर इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा या मजबूर किया जाएगा सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए, जैसे अमेरिका में हो रहा है? सुमित जी देखिए, जून एंड तक तो सारे कागजात मेरे हिसाब से जितने भी बीजेपी रूल स्टेट है वो तो ये काम पूरा कर लेंगी। बाकी जो स्टेट्स हैं वो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है वो उतनी तेजी ना दिखाएं, क्योंकि उनको पता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स की वोट उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, तो वो लोग शायद इतनी तेजी से ना कर पाए। मगर कम से कम बीजेपी रूल स्टेट से भी अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाता है तो ये पूरे कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा टोन सेट कर देगी।
समझिए कि मेरे हिसाब से जुलाई ऑनवर्ड्स ये गाज इन पे लीगल इमिग्रेंट पे गिरनी शुरू हो जाएगी। इनमें से बहुत बहुत लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। जो नहीं जा पाएंगे उनको कैंपों के अंदर मतलब रख दिया जाएगा। कम से कम उनकी काउंटिंग तो रहेगी, वो कैंप से बाहर नहीं जा पाएंगे। उनको वहीं पर ही सिक्योरिटी के अंदर वो कैंप से रख के धीरे धीरे करके किसी तरीके से कोई तरीका निकाला जाएगा उनको डिपोर्ट करने का। तो बाकी जो स्टेट्स नहीं मानेंगी तो उसको फिर अलग तरीके से निपटाया जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस साल के एंड तक ना मेरे को बंगाल के अंदर जून जुलाई के बाद अगस्त तक ना मेरे को बंगाल के अंदर बहुत बड़ी खलबली मस्ती नजर आ रही है। केरला में भी कुछ हद तक मस्ती नजर आ रही है, बट वेस्ट बंगाल में तो बहुत बड़ी खलबली मस्ती नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा नेबरिंग स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है। वहां पे सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स बसे हुए हैं। वहीं की डेमोग्राफी जो है सबसे ज्यादा बदली हुई है, चेंज हो रखी है। कुछ हद तक असम में भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश की दूसरी तरफ जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स है उस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, मगर सबसे ज्यादा असर जो होगा वो वेस्ट बंगाल में होगा और उड़ीसा में थोड़ा बहुत होगा उसका। तो वेस्ट बंगाल का मेरा मुझे लगता है कि वहां पे जो काया पलट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज होने के लिए तैयार बैठा है। वो इस वक्त टाइम बम पे बैठे हैं। अगर वो इस चीज को नहीं हैंडल करेंगे तो इस पूरे खेल में वो खुद ही ध्वस्त हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से ममता गवर्नमेंट जो है वो अगला इलेक्शन किसी भी हालत में नहीं जीत पाएगी। ममता गवर्नमेंट का ये लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद उसका चीफ मिनिस्टरशिप के लिए से हटना पक्का है, ये होके रहेगा। सर मैं कहता हूँ आपके मुंह में भी घी शक्कर। मेरे लगता है कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आप जैसे लोगों के कारण बढ़ता जा रहा है। रोज़ लोगों को मुझे एक डब्बा चीनी का और एक घी का देना पड़ रहा है, लेकिन खुशी खुशी दे रहा हूँ। बट संजीव जी, ये जो आपने बोला अभी मुझे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भारत एक रेफ्यूजी कैंप नहीं है, बांग्लादेश भी अपने गंद के ढेर को वापस नहीं लेना चाहेगा, और आपने बोल दिया कि यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं वो बनाए जाएंगे जहाँ पर इनको रखा जाएगा। वो तो एक और बोझ पड़ गया हमारे ऊपर भी। अभी तो चलो फिर भी ये किसी के घर में सफाई सुई करके और करके किसी का गला काट के चेन खींच कर ये अपना गुजारा कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इज़ नॉट दी आंसर, ना ही सॉल्यूशन है। आपको अल्टीमेटली उन्हें कहीं ना कहीं रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको बांग्लादेश में ही वापस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो भाई चाइना का मॉडल क्यों नहीं अपना लेते आप? चाइना के पास 2 मॉडल हैं। एक, जहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं वो बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों के आसपास, इन सबको हार्ड लेबर कराई जाती है, जो ये लेबर इंटेंसिव जो फैक्ट्रीज होती हैं वो लगाई जाती हैं या उनके पास कैंप्स बनाए जाते हैं, इनसे काम लिया जाता है। इसलिए चाइना की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है। फ्री में काम कराते साहब, क्योंकि शाम को सुबह इनको खाना देना पड़ता है। पहली बात ये। दूसरा, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ये कोई कैंपिंग करने नहीं गए, ये वहाँ पर रेफ्यूजी हैं। वहाँ पर इनको बच्चे पैदा करने की परमिशन अल्लाह नहीं हमारी मर्जी से होंगे, जैसे चाइना में है। बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दूसरा काम। और तीसरा, अगर फिर भी ये इंसान दे पत्तक बुंदे नहीं बने, जिनको ना जानवर की जानवर रहेंगे, तो किडनी निकाल ली जाती हैं। आप जब तक ये 3 स्टेप्स नहीं अपनाएंगे इनके ऊपर, तब तक ये वहाँ से कॉकरोचों की तरह आपके कंट्री में आना बंद नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि भारत को भी ये काम करना चाहिए? जितनी आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसके पास इनको कैंप बनाइए, वहाँ पर फ्री लेबर का काम कराइए, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी। वैसे तो ये बोझ है पूरी दुनिया पे, कुछ तो फ़ायदा लीजिए अल्लाह के पास पहुँचाने से पहले। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने आपकी बात इस वीडियो के जरिए सुन ली होगी और शायद वो इस चीज़ पर अमल करेंगे ज़रूर, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत बढ़िया आइडियाज़ हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनसे काम निकलवाया जाए और इनको बिठा के खिलाया ना जाए। तो दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है, मेरा मानना है ऐसा सुमित जी, कि जब तक वेस्ट बंगाल का हिसाब किताब नहीं होता है तब तक हम लोगों को बांग्लादेशीज को बॉर्डर के पार भेजना आसान नहीं रहेगा। तो वेस्ट बंगाल का सबसे पहले वेस्ट बंगाल का हिसाब किताब तो इस साल के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर इनको करना ही पड़ेगा, इनको चॉइस कोई नहीं है। दूसरी चीज, अगर वेस्ट बंगाल का हिसाब किताब करने में गवर्नमेंट कामयाब होती है तो उसके बाद जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पे बहुत सारा पोरस बॉर्डर है, इनको उस कंट्री में किसी भी तरीके से अलग अलग बॉर्डर्स के जरिए वहाँ पे एंट्री करवाई जा सकती है। दूसरा तरीका एक और भी है कि बांग्लादेश के साथ इतने सारे आइलैंड्स हैं, किसी भी आइलैंड को अपने कब्जे में लेके वहाँ पे इनको वहाँ पे आइलैंड पे छोड़ दिया जाए और वहाँ से वापस आ जाए जो शिप इंडियन शिप्स वगैरह, और साथ में सिक्योरिटी उस एरिया में लगा दी जाए कि वो यहाँ से एंटर ना करे। अगर एंटर करना तो बांग्लादेश के मेन लैंड पे जाए तो जाए, यहाँ पे ना आए। तो वो काम तो कई तरीके से करा जा सकता है, उसमें थोड़ा सा खर्चा भी होगा। इंडियन गवर्नमेंट को आज के पैसे की कमी नहीं हो, से सारे काम कर सकती है। मगर जो सबसे बड़ा इस वक्त जो जिसने कहते हैं ना रुकावट डाल रखी है
इस चीज को, पूरी मुहिम को एक एक सही सही तरीके से एक्शन मोड में लाने के लिए, वो है वेस्ट बंगाल। जब तक वेस्ट बंगाल का वहां पे हिसाब किताब नहीं करा जाता है, वहां पे एक्शन मोड में गवर्नमेंट नहीं आती वेस्ट बंगाल में, इस चीज को पूरी तरीके से लागू करना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आपको बॉर्डर के ऊपर, जैसे चाइना में है, मैं चाइना का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये सक्सेसफुल एक फॉर्मूला है। मैंने पहले बता दिया, हार्ड लेबर, ये तो किडनी निकाल लो। और दूसरा ये है कि जो बॉर्डर है उसके ऊपर शूटेड साइट है, कोई दिखा इलीगली एंटर करता हुआ, वहीं पर गोली मार दी जाती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाता। आपने हमारे कंट्री में इलीगल एंटर करने की कोशिश करी, गोली मार दोगे। और मैं देखता हूँ कि वो बांग्लादेशी वहाँ से आते हैं, हमारे हाथापाई करते हैं हमारे बीएसएफ वालों की तरफ से, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं है गोली मारने की। क्यों नहीं है? आपके कंट्री में इलीगली वो लोग आ रहे हैं, वो गोली मारो, सपा ख़त्म करो। क्योंकि जो वापस आएंगे यहाँ पर, फिर वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर अब 10 साल के बाद डॉक्यूमेंट पूछेंगे, उनके घर तोड़ेंगे, फिर उनको वापस भेजने की कोशिश करेंगे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखेंगे। और भाई जब शुरू हुआ था तभी ख़त्म कर देते। 50 किलोमीटर का एरिया बॉर्डर का, वो ऑलरेडी बीएसएफ के पास है। आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है गोली मारने के लिए। वाई डोंट यू बल्कि किल द कॉकरोचेज राइट एट द बॉर्डर एंटर करने से पहले। तो ये जो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं, मुझे लगता है जो गवर्नमेंट को अभी भी करने चाहिए। येस, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उनके घर तोड़ने शुरू कर दिए, उनसे डॉक्यूमेंट मांगने शुरू कर दिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए आपने उनको दे दिया 30 दिन का टाइम कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। हमें ये चीज़, तुम्हारा गंद नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टी हमारे देश के साथ नहीं है। सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को कॉकरोच की तरह आप चूसते जा रहे हो। लॉयल्टी हमारे साथ ना थी, ना है, ना ही होगी। तो आपको आपके कंट्री में वापस भेजा जाएगा। ये संजीव जी, यू आर सेइंग समथिंग। सुमित जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो मुझे दिल्ली के अंदर कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जितने भी जो ओल्ड सिटी एरिया जहाँ पे सारी सारी मंडियां बसी हुई हैं, चाहे अनाज मंडी है, हार्डवेयर मंडी है, और इलेक्ट्रॉनिक मंडी है, कपड़ा मंडी है, प्लास्टिक मंडी है, टॉयज मंडी है, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी मंडीज हैं वो सारी वो ओल्ड सिटी एरिया के अंदर बसी हुई है, जिसको ओल्ड सिटी एरिया कहते हैं हम वहाँ पे। तो वहां पे ना, समझो कि जब भी हम पहले जाते थे ना, बड़ी भीड़ भीड़ भड़का वाला इलाका होता था, ट्रैफिक जैम है तो घंटों जैम ही है, तो इंसान को पैदल चलना या रिक्शे से जाना है ज्यादा सही लगता था। वहां पे अब पहले ऐसी भीड़ नजर नहीं आती। उसके पीछे खास वजह है कि जैसे ही दिल्ली इलेक्शन के वक्त हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं या बांग्लादेशी मुस्लिम है या पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, उसमें जो उनको क्रैकडाउन करा था उनके ऊपर, और जैसे ही ये वॉर वाली सिचुएशन पहलगाम वाला पैदा हुआ है, तो ये लोग सारे यहाँ से गायब होते नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग कम नजर आ रहे हैं जो झल्ली के ऊपर, सिर के ऊपर सामान लेकर घूमते, इधर से उधर पहुंचाते थे, या छोटी छोटी दुकानें फुटपाथ पर लगा के बैठे अपने सामान बेचते थे, या वैसे भी वो बेकार में बैठे भीख मांग रहे हैं, लोगों के पीछे जा रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, सामान इधर से उठा रहे हैं दुकानों से। तो वो सब लोग गायब होते नजर आ रहे थे। पहले ऐसी भीड़ अब नजर नहीं आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके सब अपने देश वापस चले गए, ये इधर उधर छोटे शहरों में जाके बस गए होंगे, कहीं ना कहीं बैठ गए होंगे, मगर कहीं कहीं भी गए हैं, उनको फिर से अपने 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 लिए काम ढूंढने में आसानी नहीं रही होगी, क्योंकि जहां भी गए होंगे वहां पे कोई ना कोई काम उस लायक पहले से कोई कर रहा होगा। तो ये इकोनॉमिकली जब तक इनके पेट पे लात नहीं पड़ेगी, ये लोग तब तक सुधरेंगे नहीं। हाँ, दिल्ली जैसे शहर में पहले से ज्यादा थोड़ा सा वो ये लोग कम नजर आ रहे हैं, मगर ये कई दूसरे छोटे शहरों में जाके बस गए। ये हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए, भारत से अभी बाहर नहीं गए हैं। इनको भारत से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब एक्शन मोड में गवर्नमेंट आएगी, और मैं कहता हूँ कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को भी अगर यहाँ से बाहर भेजने में अगर कामयाब हो जाती है, उससे पूरे देश में खलबली मच जाएगी। कम से कम इतना तो होगा कि जितने भी बीजेपी रूल स्टेट है, वहां से भाग भाग के ये दूसरे स्टेट्स में जाके बसेंगे, जहाँ पे दूसरे स्टेट की ऑफिशियल की गवर्नमेंट्स है, तो उनको वो बर्डन नहीं आएगा। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनके सारे रिसोर्सेज पे ये लोग आगे बैठ के बस गए, वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो उनके स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा। तो मजबूरन उन स्टेट्स को भी एक्शन मोड में आना पड़ेगा अगर उनको अपनी स्टेट्स को बचाना है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो खेल मोदी जी ने खेला है, ये जो कार्ड मोदी जी ने खेला है, ये विन विन सिचुएशन है। इसमें आने वाले दिनों पे आप बहुत कुछ होते देखोगे, और मेरे ख्याल से सारे भारतीयों को थोड़ा सा सतर्क भी होना पड़ेगा। अपने आसपास अगर कुछ भी इस तरीके की मूवमेंट होती नजर आ रही है, तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर ये आपके आसपास कहीं पे इन्होंने झुग्गी क्लस्टर क्रिएट कर लिया, कहीं पे इन्होंने बाजारों में अपनी जगह बना ली है,
बहुत सारे लोग भीख मांगते नजर आ रहे हैं जो पहले नजर नहीं आते थे, तो इस चीज को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये लोग बेसिकली किसी ना किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी तो चलाने की कोशिश करेंगे और साथ में उसके उसके बहाने बहुत कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं और हम लोगों को नुकसान को बचा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सतर्क होकर रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक मैसेज दिया आपने कि हमें सतर्क होना पड़ेगा। भारत ने ठान लिया है इन इलीगल्स को बाहर फेंकना है। 30 दिन का टाइम हमने दे दिया और 30 दिन के बाद 2 करोड़ से ज़्यादा के तो जो बांग्लादेशी यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने की मुहिम हमने शुरू कर दी है। अब धक्का जब मारने की मुहिम शुरू करी है तो हमने देखा है दुनिया भर में ये कॉकरोच इमीडिएटली भागना शुरू करते हैं जहाँ पर इनको सेफ हेवन मिलते हैं। और जैसे मिड्डा जी ने बताया कि सेफ हेवन है वेस्ट बंगाल, झारखंड, वहाँ पर ये इररेलीवेंट है क्योंकि इनके वोटर आईडी कार्ड है या केरला से बने हैं या वेस्ट बंगाल से हैं। इनकी वैल्यू एक ही है, वोट बैंक। वो वहाँ पर वोट दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ के वोटर आईडी कार्ड इनके पास नहीं है। तो यानी कि दे आर गोइंग टू बी इररेलीवेंट इन इलेक्शन ऑल्सो। कंट्री के लिए तो या दुनिया के लिए तो ये इररेलीवेंट हमेशा से थे। तो दोस्तों ये जो मुहिम शुरू हुई है, अब आप बोलेंगे यार 10 करोड़ हैं, आपने 2 करोड़ को बोल दिया निकलने के लिए। ये 40-50 साल का प्रोजेक्ट था। यहाँ पर आज अगर 10 करोड़ हुए हैं तो 40 साल लग गए। अब आप चाहते हैं कि 40 साल की गंद को आप 4 घंटे में क्लियर कर दें, नहीं हो सकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। दिल्ली के पास में 4 बड़े पहाड़ हैं कूड़े के ढेर के। वो आज से नहीं है, 30 साल से वहाँ पर वो पहाड़ बन गए, माउंट एवरेस्ट से ऊंचे हैं। गवर्नमेंट उसे अब कम कर रही है। अभी स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट का कि इसे कम करते करते हर रोज़ हज़ारों ट्रक निकल रहे हैं जिसको वो यूज़ कर रहे हैं लैंड फिल करने के लिए। उस कूड़े के ढेर को 2028 में जाकर वो क्लियर होगा। 3 साल लगेंगे कूड़े के ढेर को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला बीच में नहीं आएगा, ना सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस बीच में इंटरवीन करेंगे। तो यहाँ पर आप 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट को बोल रहे हैं तुसी कितना की है, 4 घंटे में इनको बाहर निकालना था। ऐसा नहीं है, आपने काम शुरू कर दिया। पहले 2 करोड़ को धक्के मारे जाएंगे, फिर अगला बैच 2 करोड़ का जाएगा। जाते जाते 4-5 साल में ये गंद क्लियर हो जाएगा। बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट ये है कि आपके आसपास अगर कोई नए नए लोग आते हैं जो आकर बस रहे हैं, जुगिया बना रहे हैं, यू नीड टू रिपोर्ट इट। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट नहीं करती, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपके मुद्दे को स्टेट गवर्नमेंट तक या सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे ऑलरेडी पहले भी अप्रोच किया था एंड वी हैव गॉट द वर्क डन। प्लीज़ सेंड अस ईमेल। मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, यू कैन सेंड इट टू मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू इमीडिएटली, जो नेशनल इंटरेस्ट में करने वाली चीज़ें होंगी। संजीव जी थैंक यू सो मच, जैसे डिटेल में बताया। और खुशी की बात है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक तो मुहिम शुरू कर दी और दूसरा 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 30 दिन का टाइम दिया है। वेरीफाई करो अपने डॉक्यूमेंट्स को, वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इससे ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ मेरे लिए हो नहीं सकती थी। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू सी इज़ नॉट अ कंसंट्रेशन कैंप। अगर हो तो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियों के आसपास हो जहाँ पर लेबर इंटेंसिव काम हो। काम पे लगाओ इनको आराम से बैठकर। वो सबका साथ सबका विकास के चक्कर में फिर आप बड़े गर्व से बोलेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। फ़ायदा नहीं है। काम लीजिए, उसके बाद राशन दीजिए, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। यही मैसेज है हम भारतीयों का गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय।